इस टॉपिक में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हम किसी एटम को जब एनर्जी देते हैं तो एनर्जी की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन हम उससे रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। सो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from its gaseous atom to form an ion। अब यहाँ पे सवाल आता है why gaseous या gaseous form में क्यों? सिंपल सा आंसर है, जब और हमें मालूम है कि सॉलिड में एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लिक्विड फेज में रिलेटिवली दूर होते हैं और गैसियस फॉर्म में बहुत दूर होते हैं। जब वो दूर होते हैं तो एक दूसरे के यानी जो नेबरिंग एटम है उनके इन्फ्लुएंस से आज़ाद होते हैं, मिनिमम इफेक्ट होता है। और हम तो किसी एक ख़ास एटम के एनर्जी लेने की एबिलिटी देख रहे हैं कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसे टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो वो तभी मुमकिन है जब वो बाकी नेबरिंग एटम्स के इन्फ्लुएंस से आज़ाद हो, और वो सिर्फ गैसेस फॉर्म में ही हो सकता है। तो आयनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल, यही जो हमने बताया, कितनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है: एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल। वन बाय वन इन सबको देखते हैं। मेरे इस तरफ आप एक एटम देख रहे हैं जिसका साइज छोटा है, इस तरफ एक एटम देख रहे हैं जिसका साइज बड़ा है। कौन सी चीज है जो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए है? वो है इसके सेंटर, जो न्यूक्लियस में इसके चार्ज है पॉजिटिव। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही तो ये इसके साथ है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही साथ है। अब मैंने इसे निकालना है, ये साइज इसका छोटा है तो मेरे लिए इसको निकालना मुश्किल होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे। जाहिर है उसके न्यूक्लियस के करीब है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। साइज बड़ा तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस से दूर हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूर होने का मतलब है कि मुझे रिलेटिवली इजी हो जाएगा निकालना, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया। तो यहां से हमें पता लग गया कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यानी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किसकी? जिसका साइज छोटा होगा, और आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी जिसका साइज बड़ा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह है जो न्यूक्लियस में चार्ज है, और हमें पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज से हमारा मतलब ये भी है प्रोटॉन नंबर। अब यहाँ पे हम दो एटम्स बना लेते हैं। इस एटम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, इस एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं। अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसी वैलेंस शेल को 3 पॉजिटिव प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं इस केस में, और इस केस में 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के जो इस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। हमें कहाँ से निकाल के लेके जाना ज़्यादा मुश्किल होगा? ऑब्वियसली जहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा। ये भी इजी था। नेक्स्ट आता है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स पहले देखते हैं इसकी एग्जांपल। अब आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और उसके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इसी दायरे में या सर्कल में क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब मैं इन दोनों के दरमियान में, ये 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान में एक इनर शेल डाल देता हूं। अब आप देखें, जैसे ही मैंने इनर शेल डाला तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले गए। क्यों दूर चले गए? क्योंकि पहले इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान में कुछ नहीं था, कोई चीज नहीं थी जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रही हो, शील्ड कर रही हो। बट अब एक इनर शेल डाल दिया है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में आके इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं।
तो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, और जाहिर सी बात है ये वाला जो सर्कल था ये वो था जब कोई इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे तब, और ये वाला सर्कल जो है अब उनका साइज बड़ा हो गया, जो होना चाहिए था उससे ज़्यादा बड़ा हो गया इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा इनर शेल्स होंगे उतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम होगी, जितनी फोर्स कम होगी उतना हमें उनको निकालना आसान होगा, यानी उतनी ही उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। अब लास्ट जो है पॉइंट इस पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी, वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब 5th चैप्टर में आई एम श्योर आपको याद होगा, बड़ी डिटेल में हमने देखा एस ऑर्बिटल, पी, डी एंड एफ। अब एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत लोकलाइज्ड होते हैं, हमें मालूम है कि इस स्फेरिकल एरिया में ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है। पी में उससे आसान होता है, डी में उससे आसान होता है, एफ में उससे आसान होता है। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे भी डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ तक हमने देख लिया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है एंड वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन का ट्रेंड देखते हैं। ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और वो हम इस एरो से दिखा रहे हैं। और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाएं तो इंक्रीज होती है, वो हमने इस इंक्रीजिंग एरो से दिखाया। ऐसा क्यों है? पहले पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में हम कह रहे हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है एटम में से, यही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। और अब हमें मालूम है, हम पीछे देख चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और उससे पिछले टॉपिक में हम ये पढ़ चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल में किसी एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो साइज छोटा होता है, और हमें पता है क्यों छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, हमने देखा कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, इस वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। और दूसरा साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा होने की वजह से भी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। इस वजह से किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। अब न्यूक्लियर चार्ज की एग्जांपल देख लेते हैं हम। इस पीरियोडिक टेबल में से सेकंड ग्रुप अगर सेकंड पीरियड चूज करते हैं और बेरिलियम और बोरॉन का कंपैरिजन कर लेते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 एंड पीरियड 2, पीरियड 2 का मतलब उसमें नंबर ऑफ शेल 2। बोरॉन जो है उसका भी पीरियड 2 है, और उसका आप देख सकते हैं कि उसमें 2 ही शेल हैं। अब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, दूसरे में 2 चले गए, तो ये बेरिलियम हो गया। पहले में 2 और दूसरे में 3, ये तो बोरॉन हो गया। अब ये जो वैलेंस शेल है बोरॉन का, ये 3 इलेक्ट्रॉन, इनको कितने प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं? 5। बेरिलियम के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कितने खींच रहे हैं अपनी तरफ? 4। तो यहां से निकालना आसान होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज 4 है, यहां से निकालना इलेक्ट्रॉन को मुश्किल होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज 5 है। तो बस ये सिंपल सी रीज़न है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब देखते हैं ग्रुप में हमने कहा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब बड़ी डिटेल में हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएँ तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। पहली तो बड़ी ये सिंपल रीज़न है, ठीक है। एंड आप अगर मैं दिखा सकूं तो जैसे जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, साइज बढ़ते जा रहे हैं। साइज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। वो कैसे? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का पीरियड नंबर है 1, इसका मतलब इसमें टोटल शेल कितने हैं? 1। अब आप देखिए न्यूक्लियस और वैलेंस शेल जो कि पहला ही शेल है, कुछ नहीं है उसके दरमियान में, कोई इनर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं है। शील्डिंग इफेक्ट नहीं है तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा है, यानी निकालना मुश्किल है। अब मैं सेकंड की बात करूं, अगर सेकंड में क्या है, लिथियम में 2 हैं, 2 क्योंकि लिथियम का पीरियड नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 2 हैं। अब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में एक शेल आ गया,
तो वो उसको शील्ड कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर की पावर शील्ड हो गई, तो इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन के मुकाबले में कम हो गई। थर्ड देखते हैं जो कि सोडियम है। सोडियम का थर्ड पीरियड है। सोडियम के न्यूक्लियस में और वैलेंस शेल के दरमियान में अब दो इनर शेल आ गए जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स पे कम कर रहे हैं। इसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। इस वजह से जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आए तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यानी अगर मैं लिथियम की बात करूं, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली बहुत आसान होगा। नेक्स्ट जो हम बात बुक में दी गई है, हायर आयनाइजेशन एनर्जीज। ये भी बड़ा कॉन्सेप्चुअल, बड़ी इजी बात है। अब अगर मैं आपके सामने मैग्नीशियम का एटम ड्रॉ करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं एंड उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं। चूंकि उसका पीरियड नंबर 3 है तो उसमें 3 शेल हैं, 1 2 3, एंड उसका ग्रुप नंबर 2 है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं एनर्जी दूंगा, मैं इसको हीट देता हूँ, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। कितनी एनर्जी दी मैंने इसे, 738 किलो जॉल पर मोल, 738 किलो जॉल पर। जब ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। बट मैं रुकता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसे मजीद हीट करूँगा। जब मैं मजीद हीट करूँगा तो जो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो भी वैलेंस शेल वाला निकल जाएगा। क्वेश्चन ये है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या मुझे 738 किलो जॉल पर मोल ही देनी पड़ेगी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, या कम या ज़्यादा? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस प्रोसेस को स्लो करके देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब अपने पास थे, हमने फायर दी यानी हीट किया, एनर्जी दी, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब ये न्यूट्रल मैग्नीशियम नहीं रहा, ये मैग्नीशियम आयन बन गया, Mg+ बन गया। Mg+ बनने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। जो ये 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था वैलेंस शेल वाला, इसको अब न्यूक्लियस अपने करीब ज़्यादा खींच लेगा। करीब खींचने की वजह से उसका साइज कम हो जाएगा। कम साइज होने का मतलब अब मुझसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसलिए अगर हम एनर्जी देखें तो हमें 1451 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पहले के लिए सिर्फ 738 एंड दूसरे के लिए 1451। तो दिस वाज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।